फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हमारी जो घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा संसद का तीसरा पार्ट, यानी कि कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका रिवीजन नोट्स देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ अब तक पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की घटना चक्र की सीरीज यानी कि वीडियोज में आपके लिए लाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में सबसे पहले देखते हैं, संसद उच्चतम विधायी संस्था है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। यह बैठ जाना यील्डिंग द फ्लोर कहलाता है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग यानी कि क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। शून्यकाल यानी कि 0 आवर भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। किसमें? धन विधेयक को केवल लोकसभा में स्थापित किया यानी कि लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। आगे देखते हैं, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। आगे अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज विरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर तथा वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। आगे, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। आगे दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी PYQ हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, जो ये रिवीजन नोट्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी रिवीजन नोट्स के अंतर्गत ही जितने भी PYQ पूछे जाएंगे, जो पूछे गए हैं उसी से सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी रिवीजन नोट से हल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं PYQ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। यानी कि भारत की संसद के बारे में चर्चा की गई है और उसमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और लोकसभा में दिया गया है 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। अब इसमें क्या कह रहा है, एक्स के बारे में पूछा गया है, यानी कि एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक प्रतिनिधि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और IAS प्री 1995 में इसको पूछा, 95 में इसको पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। प्रश्नकाल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अनुच्छेद 81 और 2 से अनधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे। यह बात आर्टिकल 331 यानी कि 331 में इसकी चर्चा की गई थी। अब संविधान संशोधन कौन सा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो आपको पता होना चाहिए
इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है इसमें कथन, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अच्छा, दूसरा कथन कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सही हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो पहला कथन है इसमें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इसमें कथन, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। देखिए, पहला कथन भी इसमें सही है क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है क्योंकि जो संसद होती है वो दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसीलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका विश्लेषण है, दोनों कथन संविधान में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अगला क्वेश्चन पाँचवा क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। तो बी कह रहा है कि संसद का हिस्सा होता है। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन छठवां क्या कह रहा है, भारतीय संसद बनती है। तो सेम क्वेश्चन है, इसका विश्लेषण पहले मैं बता चुका हूँ, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है, भारतीय संसद बनती है। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो सेम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भी होता है संसद में, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तथा 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, यानी कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं। तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। देख लीजिए, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के घटक हैं, यानी कि कौन कौन से भारतीय संसद के घटक हैं।
तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कि देखिए, राष्ट्रपति भी होता है संसद का भाग, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य दूसरा भाग नहीं है। ठीक है। मेन भाग कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का मुख्य भाग नहीं कहलाता है। ठीक है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, 2 बार। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। अगला 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 6 महीने का। अगला 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो इसका सही विकल्प बताइए। तो देखिए, अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, महासचिव लोकसभा का और राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। संसद के अधिकारियों में ये चारों सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, अनुच्छेद 89 में इनकी चर्चा की गई है। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93 में इसकी चर्चा की गई है। और संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 98। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 60 दिन तक अगर वह संसद को बिना बताए लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन तक 2 माह तक की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसी भी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट यानी कि सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिना अनुमति के कितने दिन
संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 60 दिन तक। कितना? 60 दिन तक। उसमें 2 महीने लिखा हुआ था और इसमें 60 दिन, बस इतनी कन्फ्यूजन थी। 2 माह का मतलब भी 60 दिन ही होता है और 60 दिन तक का मतलब 2 महीना होता है। ठीक है, तो केवल घुमाने के लिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है और इसमें डाल दिया विकल्प ई, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी के। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विश्लेषण देख लीजिए पहले कि सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। अगला 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, इसका विश्लेषण है, संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला क्वेश्चन 21वां देखते हैं क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा कथन है, उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा है, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निर्हरता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्हरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में केवल कथन 1 और 2 सही हैं। अगला 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ के पद का निर्णय यानी कि डिसीजन कौन करेगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं, विकल्प इसमें ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद लाभ के पद का डिसीजन करते हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण 1 कह रहा है कि कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्हरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) का के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। दूसरा विश्लेषण कहता है कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्ह है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों के अनुच्छेद
192 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प बी होगा तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही विकल्प ए माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन 23वां देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियों व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है इसमें नंबर 1, वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है इसमें वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। अगला है इसमें संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न हैं। नंबर 1 इसमें अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। दूसरा है इसमें सदन से अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार। तीसरा है इसमें अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार। और चौथा है इसमें संसद के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना चेतावनी या निलंबन, सदस्यों हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार। 5वां इसमें किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। और 6वां इसमें संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को मंगाने का विशेषाधिकार। और 7वां पॉइंट है इसमें संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार। 8वां इसमें सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। और इसमें विकल्प सी में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला विशेषाधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 122। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो इसका विश्लेषण है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
27वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों यथा असम के स्वायत्त शासी जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए था जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। नोट में दिया है इसमें वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता निर्वाचक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका पहले देखते हैं, यानी कि पहला इसमें वे राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। अच्छा, और सी कह रहा है इसमें किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है, इसलिए इसका विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व एवं मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, और यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत कथनों में से विकल्प ए और सी के कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इसमें पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा है संबंधित राज्यों की सहमति से, तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन
लागू रहने की अवस्था में, और चौथा है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो इसके कथन देख लेते हैं। इसका कथन हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें सभी सही हैं, डी सही है इसका कथन, ठीक है। चारों के चारों कथन इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक क्या इसमें कथन दूसरा राज्य सभा पारित प्रस्ताव करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और इसमें चौथा है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। इसीलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 2 और 4 इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संसद कानून बना सकती है। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित उल्लेखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अगला 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, बैठ जाना, यानी कि यील्डिंग द फ्लोर, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? विकल्प डी। इसका विश्लेषण देखते हैं। मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग का मतलब है सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। तीसरा है अंतरप्रदन। क्या? अंतरप्रदन, यानी कि किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतःप्रदन कहलाती है, ठीक है। अगला है आपका बैठ जाना। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। अगला 36वां क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी और डी दोनों सही है, यानी कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसका विश्लेषण देखते हैं कि शून्यकाल 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है। इसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया, और तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशन यानी कि 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। संसदीय प्रक्रिया में
शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए संसद प्रतिदिन अध्यक्ष सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इनमें से कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। अगला 38वां क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, यानी कि शून्यकाल है वह संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत की। इकलौती एकमात्र देन है हमारे भारत की शून्यकाल। ठीक है, और सभी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं संविधान के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1 घंटा। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो वही यानी कि विकल्प डी प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं इस समय अंतराल के दौरान। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर हो सकती है, किस स्तर पर होती है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, द्वितीय वाचन में। इसका विश्लेषण है विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंड से विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक को तृतीय वाचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। इसका विश्लेषण है यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा। इसका विश्लेषण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है, 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है।
लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। विश्लेषण पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, स्पीकर। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 48वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो वही सेम क्वेश्चन है, विकल्प डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 49वां कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। तीनों कथन इसमें सही हैं। इसका विश्लेषण है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित हुई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो पहला कथन है इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तीसरा कह रहा है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और चौथा है इसमें एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, केवल 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 51वां कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सामान्य विधेयक। अगला 54वां क्वेश्चन कह रहा है 54, यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55वां 55 कह रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, दोनों में से संसद के एक पटल पर। इसका विश्लेषण है, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगला 56 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो पहला कथन है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। इसका विश्लेषण है अनुच्छेद 107(3) के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होगा, अतः कथन एक असत्य है। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, अर्थात कथन 2 सत्य है और विकल्प बी सही है। ठीक है, अगला 57 और 57 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 265। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरूपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखी अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से बाद और कार्यवाहियों तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन कह रहा है 58 कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियों निर्गमित करके उधार द्वारा अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्या कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत की संचित निधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 कह रहा है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत की संसद। 61वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका विश्लेषण देख लीजिए पहले कि संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। नंबर ए है इसमें राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। बी कह रहा है इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। सी कह रहा है कि ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। डी कह रहा है कि डी का पहला कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। दूसरा कह रहा है फेडरल न्यायालयों की न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन। तीसरा कह रहा है उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में
अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिकता का प्रयोग करता है। ये कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह वेतन और भत्ते पेंशन। एफ कह रहा है कि किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां। जी कह रहा है कि कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है यथा अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। नोट, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। 62वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। 63वां क्वेश्चन कह रहा है 63 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 267। और इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन होती है। अगला 65 क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा कह रहा है कि भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। तीसरा कथन कह रहा है कि लोकलेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, केवल 2। इसका विश्लेषण देखते हैं कि बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धन राशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग। तो इसका विश्लेषण है, संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है।
अगला क्वेश्चन है 67 कह रहा है कि आकस्मिकता नदी को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। 68 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक की परिभाषा और 111 में विधेयकों पर अनुमति। 69वां क्वेश्चन कह रहा है 69 कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। 70वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो सकता है, देखते हैं अभी इसका। तो इसका विकल्प डी सही है, यानी कि किसी राज्य के खातों लेखों की लेखा परीक्षा, और आगे इसमें दो विकल्प और दिए गए हैं, यानी कि भारत सरकार के उधार लेने का नियमन और भारत के समेकित निधि की निगरानी। अगला 71वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा सभी उपबंध सम्मिलित होगा। का कह रहा है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। खा कह रहा है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। गा कह रहा है, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। घा कह रहा है इसमें भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। अणा कह रहा है इसमें किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। या चा कह रहा है इसमें भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। छा कह रहा है उपखंड का से उपखंड चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। नोट, प्रश्न के हिंदी अनुवाद में वित्त विधेयक दिया गया है जबकि अंग्रेजी में मनी बिल दिया गया है जिसका अर्थ धन विधेयक होता है। अंग्रेजी वर्जन के आधार पर ही इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। अगला 71वां क्वेश्चन कह रहा है 71 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर विकल्प ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, ये भी नहीं है, और धन की उधारी का विनियमन करना ये भी सम्मिलित नहीं है। नहीं, इसमें सभी के सभी है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए इस चारों ऑप्शन इसके सही हैं, चारों विकल्प सही हैं। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी व्ययों को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई हो जाएगा। अगला 72वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इसका विश्लेषण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल हैं, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के अधिरोपण का उपबंध करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
73वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला है प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। अगला कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। तीसरा कह रहा है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। पांचवा कह रहा है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। छठवां कह रहा है कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। और सातवां कह रहा है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। और आठवां कह रहा है कि गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इसमें केवल 5 और 6 सही नहीं हैं और सारे के सारे कथन इसमें बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड खा, उपखंड का के उपखंड चा में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक एवं धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक कर रख सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74वां 74 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ये हो जाएगा। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75वां कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। इसका विश्लेषण देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है अनुच्छेद 110(4) के अनुसार। जब धन विधेयक राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है। अगला 76 क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, स्पीकर। अगला 77 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला 78 कह रहा है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अतः धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का के उपखंड चा में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन 79 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। इसका सही आंसर विकल्प डी सही है, लोकसभा में। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है।
इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अनुच्छेद 109(5) के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा भी उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन 82 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला 84 कह रहा है कि धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लोकसभा में। अगला 86 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 14 दिन तक। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। 88 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 14 दिन तक। 89 कह रहा है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 14 दिनों के अंदर। 14 दिनों के अंदर। अगला 90 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगे इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि आर्टिकल 100 यानी कि 109 के प्रावधानों के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त है एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। अगला 91 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय इसमें सम्मिलित नहीं है उसे, इसका आंसर बी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसका विश्लेषण है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद आर्टिकल 110 में वे निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। तथापि अनुच्छेद 117(3) के अनुसार भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधी उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। अगला 92 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बजट का हमारे भारत के संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसका विश्लेषण है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत
वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अगला 93 क्वेश्चन कह रहा है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विश्लेषण देख लेते हैं पहले। समेकित निधि संचित निधि पर प्रभारित व्यय अनुच्छेद 113 एक संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण कर रखने के काम आती हैं। तो इसमें पहला है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है इसमें विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। और चौथा नहीं है, इसमें पाँचवा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो इसके लिए इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण है, भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदान तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि में है, परंतु भारत में नहीं। अगला 95 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दूसरा कथन है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें ना तो एक सही है ना ही दो। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपयुक्त कथनों में से ना तो कथन एक सही है ना ही कथन दो सही है। 97 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 98 कह रहा है कि
लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका विश्लेषण है, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। 99 कह रहा है कि लेखानुदान बना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100वां कह रहा है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। 101 कह रहा है कि लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा कौन सा आपका बी हो जाएगा। केवल 2 लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संसद में पारित किया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन 102 कह रहा है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अनुदान का अनुरोध। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण कह रहा है कि अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के अनुरूप रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। 130(3) कह रहा है कि सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। तो इसका विकल्प है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बजट पर चर्चा, तीसरा है विनियोग विधेयक को पारित करना और चौथा है लेखानुदान और पांचवा है वित्त विधेयक को पारित करना। तो इसका सही आंसर इसमें कथन 1, 2, 3 और 5 सही है, चौथा गलत है। इसका विश्लेषण है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान एवं अपवादानुदान अनुच्छेद 116 इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104वां कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो इसमें कथन दिया है, पहला एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, और दूसरा है ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो, तीसरा है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, और चौथा है धन विधेयक पर। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा। इसमें चारों के चारों सही हैं। अगला इसका विश्लेषण है प्रश्नगत सभी विकल्पों में प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। 105वां कह रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। इसमें देखते हैं इसका विश्लेषण। निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं? सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। आगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर
संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। तीसरा, इसमें कटौती प्रस्ताव। बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नीति निर्नुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती एवं मितव्ययिता कटौती। और अगला इसमें स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव इसमें किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसका विश्लेषण है, बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कट मोशन कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुसूचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। 107वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका विकल्प हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना ये सही नहीं है। तो इसका विश्लेषण है, बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। प्रश्नगत शेष विकल्प सुमेलित हैं। 108वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि स्थगन प्रस्ताव। तो इसका विश्लेषण है, ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो इसमें सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। दूसरा कह रहा है प्रश्नकाल, यानी कि लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। तीसरा कह रहा है अनुपूरक प्रश्न। संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं, जैसे कि तारांकित, अतारांकित एवं अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य रूप से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी कि उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 कह रहा है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। अगला 112वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद डिस्कशन पसंद नहीं करती है। कारण कह रहा है इसमें, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा।
ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। कथन कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 कह रहा है कि लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो इसका पहले विश्लेषण देखेंगे। वर्ष 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था तथा पुनः 2015 में से और बढ़ाकर 30 कर दिया गया ताकि अधिक सदस्य अधिक मुद्दे उठा सकें। 14वां कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। इसका विश्लेषण है गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। अगला 115वां क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में केवल बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 116वां निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला है इसमें संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। और चौथा है इसमें संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 1 व 2 दोनों सही हैं। इसका विश्लेषण है यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है, तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। अतः कथन 3 गलत है। आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था को सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का बना दिया गया है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117वां क्वेश्चन है भारतीय संसद का सचिवालय। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सरकार से स्वतंत्र है। इसका विश्लेषण देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी
रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। अगला 118वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि क्या न्यायिक समीक्षा से। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। 119 कह रहा है कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 13 मई 2002 को। कब? 13 मई 2002 को। इसका विश्लेषण देखते हैं। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से के 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120वां। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। तो इसका विश्लेषण है केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें लगातार और रिवीजन करते रहें। इसी प्रकार की घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की मेरी हिस्ट्री घटना चक्र पॉलिटी हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।